Hello everyone, who is here to hear for this lecture. So today is my another class for the manufacturing account और आज की क्लास में हम एक full fledged question के through manufacturing account के को solve करने की कोशिश करेंगे. The questions requirement will be to make up from the trial balance. We have to make the manufacturing account, an income statement of the manufacturing business, as well as SOFP of the manufacturing business. So let's start with the question, and these are the questions that usually come in our previous syllabus. There is a chance that the examiner might ask you some part of it, like you may be given to make a manufacturing account as well as an income statement. So we have to go through the complete exercise and need to know how to make each and every component of the question. So let's start with it. और अब हम चलते हैं full fledged question की तरफ. Let's see कि question हमें किस तरीके से नजर आता है. Let me share my screen with you. So I hope now you can see. Okay, so that's the question right in front of you. ये आपको नजर आ रहा होगा. Complete एक ट्रायल बैलेंस हमें एग्जामिनर ने दिया है. बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सोल ट्रेडर के क्वेश्चंस में करते थे. ट्रायल बैलेंस की तमाम जो है आइटम्स आपको नजर आ रहे होंगे. यहाँ पर इन्वेंट्री आपके पास मौजूद है. परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल है यहाँ पर. परचेजेस ऑफ फिनिश गुड्स वी हैव. परचेज रिटर्न्स ऑफ फिनिश गुड्स है. अच्छा, द परचेजेस ऑफ फिनिश गुड्स एंड द परचेज रिटर्न्स ऑफ फिनिश गुड्स, इसको ज़रा सा फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं. तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो गुड्स बना भी रहा है फ्रॉम रॉ मटेरियल और साथ साथ कुछ गुड्स को ये बाहर से भी खरीद रहा है. तो हमने याद रखना है जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, वी हैव इन द कॉस्ट ऑफ सेल्स वी हैव टू थिंग्स. लाइक फर्स्ट इज दैट we are manufacturing the goods, the cost of goods manufactured, and we have also purchased the goods from outside as well. Purchase finished goods भी उसी में आएगा cost of sales के अंदर. And since जब purchase आएगा तो फिर carriage भी आ सकता है उस purchase के साथ, और उस purchase के साथ फिर हमारे पास जो है वो purchase returns भी हो सकते हैं, right? तो ये हमें जो है इसको ख्याल रखना पड़ेगा. We have to keep an eye on to it कि इसको हमने नहीं भूलना है. Right, so this is all about till now it's about the total about the question that we have to face here. Let's okay, so student, this is all about the trial balance that we have been given here, और इसके थ्रू हमने बनानी है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट और जो है SOFP. देखते हैं आगे बढ़कर के और हमसे एग्जामिनर क्या दे रहे हैं. तो अगेन आगे जाके उसने हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी एडजस्टमेंट्स दी हैं, और उससे अगर हम आगे जाएं तो एडजस्टमेंट जहाँ खत्म होती है वहीं हमसे एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट स्टार्ट होती है, जो कि कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट उसको चाहिए, इनकम स्टेटमेंट चाहिए और SOFP चाहिए. ठीक है जी, ये सारी चीज़ें वो हमसे मांग रहा है और हमने जो एक एक करके उसको बना कर देनी है. और अच्छा, अब हमने इस क्वेश्चन के अंदर जो है पहले एडजस्टमेंट को सॉल्व करना है, उनको एडजस्ट करना है, और उसके बाद हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और फिर इनकम स्टेटमेंट और फिर SOFP बनाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद एडजस्टमेंट्स, और एडजस्टमेंट्स के लिए मैंने बिल्कुल सेपरेट कुछ स्लाइड्स बनाई हुई हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट. ये वही एडजस्टमेंट है जो यहाँ पर मौजूद है. ये सारी एक साथ हैं, इधर आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी. ठीक है, और यहाँ मैंने उनको अलग अलग कर लिया ताकि हम इसको तरीके से बहुत अच्छे से बखूबी पढ़ें और उसके बाद इनको बारी बारी सॉल्व करें. तो लेट्स स्टार्ट विद इट. ये पहली एडजस्टमेंट है, ये हमेशा से हम सोल ट्रेडर से करते हुए आ रहे हैं. हमें एंडिंग स्टॉक दिया जाता है. सही, हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 अक्टूबर 2008 को. 31 अक्टूबर 2008 इज आवर ईयर एंड डेट, और ये उसकी इन्वेंट्री हमें गिवन कर दी गई है. रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है. दोनों का काम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में होता है, जबकि फिनिश गुड्स हमें इनकम स्टेटमेंट में काम आएगा. ये हमने याद रखना है. इससे ज्यादा इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं. इट इज अ वेरी सिंपल थिंग. इसके अंदर तो कोई काम नहीं मिला हमें. अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं. सेकंड एडजस्टमेंट हमारे पास आ रही है कि एंड ऑफ द ईयर, यानी अगेन 31 अक्टूबर 2008, जो कि हमारी बैलेंस शीट डेट है, जो कि हमारी इनकम स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट्स की डेट है, एंड ऑफ ईयर है हमारा. उस दिन हमसे कहा जा रहा है कि डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस 12,100 के अक्रूड हैं. ठीक है, अक्रूड यानी एक एक्सपेंस जो कंज्यूम तो हो गया, मजदूरों से काम तो ले लिया गया लेकिन पे नहीं किया गया. तो ये एक्सपेंस को बढ़ाएगा हमारे. हम जाके इसको अपने ट्रायल बैलेंस में सही करेंगे. सेकंड, वो हमसे एक और बात कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 1860 की प्रीपेड है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन पे हो चुकी है कॉस्ट लेकिन यूटिलाइज नहीं हुई. तो इसको हमने जो है अपने अकाउंट से, ट्रायल बैलेंस से सेपरेट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है.
ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं सेपरेट इस क्वेश्चन को लेके जाता हूं ताकि इसको सही से हम एनालाइज कर सकें थॉरली। सो लेट्स पिक दिस क्वेश्चन एंड इसको यहाँ पर हम लेके जाते हैं और इसको तरीके से फिर हम एनालाइज करेंगे हर चीज़ को। ओके, सो द फर्स्ट एडजस्टमेंट जो हमें काम किया, ये एडजस्टमेंट विच इज वैसे तो ये सेकंड एडजस्टमेंट है। हाँ जी, कह रहा है कि 12,100, ठीक है जी, इट्स अक्रूड। तो फैक्ट्री वेजेस की तरफ चलते हैं, जाके देखते हैं फैक्ट्री वेजेस को ढूंढते हैं इसमें। ये रही डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस, ये नज़र आ गए हमें। 145,300 के हैं बुक में। ये पहला ही क्वेश्चन है, यू कैन इजीली फाइंड दिस क्वेश्चन इफ़ यू हैव माय बुक। तो ये हमारे पास मिल गया डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस, जिसके बारे में हमसे कहा जा रहा है कि इसमें कुछ अमाउंट जो है वो अक्रूड है। अमाउंट इज़ 12,100। ठीक है जी, तो हमने क्या करना है, इसमें प्लस कर देना है 12,100 को। ठीक है जी, प्लस हो गया ये 12,100। अब ये कितना बन गया, लेट्स कैलकुलेट, शाबाश, वी नीड टू कैलकुलेट इट। 157,400, राइट। सो दैट्स माय न्यू डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात हमसे कह रहा है 1860 की प्रीपेड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। चलिए जी, लेट्स फाइंड आउट द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। 23,400, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दैट आई हैव सर्कल्ड, 23,400। और हमसे कहा जा रहा है कि 1860 प्रीपेड है। क्या करेंगे, तो हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 1860। आंसर देखते हैं कितना बनता है, लेट्स कैलकुलेट। आई होप मेरे साथ कैलकुलेशन हो रही होगी ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो साथ साथ काम करते हुए। सो 1860 को हमने माइनस किया तो आंसर बना है 21,540। प्लीज़ नोट करते जाइएगा, इफ़ यू हैव द बुक काइंडली नोट इट डाउन कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का नया आंसर आ गया 21,540। अच्छा, अब दोनों के अंदर एक बात को और एनालाइज करते हैं। दिस इज अ डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस, यानी कि डायरेक्ट लेबर है। कहाँ आता है, इट्स इन द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। वाइल दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, बनने के बाद लगती है प्रोडक्ट के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग से कोई ताल्लुक नहीं। इसने कहाँ जाना है, आपकी इनकम स्टेटमेंट में जाना है। ये चीज़ हमने क्लियर कर ली यहीं पर, सही है जी। अच्छा, साथ साथ कुछ और बातें भी। ये 12,100 अक्रूड है, कहाँ जाएगा, करंट लायबिलिटी में। इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि ये मैन्युफैक्चरिंग की लायबिलिटी है या ये ऑफिस की लायबिलिटी है। व्हेन इट कम्स टू लायबिलिटीज, दे बिलोंग टू द बिजनेस, दे बिलोंग टू द कंपनी। वो सब के सब जाएंगी इररिस्पेक्टिव के वो कहाँ की है। बिल्कुल इसी तरह से ये एसेट है हमारे पास 1860 का, इसने हमारे करंट एसेट में जाना है इररिस्पेक्टिव की ये कहाँ का, ये नहीं देखा जाएगा। So we are done here. We have completely solved this adjustment और अब हम तेजी से नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं वहां हमसे क्या कहा जा रहा है। ओके, द नेक्स्ट एडजस्टमेंट यू कैन रीड, नाम से पहले वर्ड ने बता दिया, इट्स अबाउट डिप्रीसिएशन। Depreciation is to be charged on factory, plant and machinery at 25% per annum using SLM। और साथ साथ अगली लाइन में आपको रेजिडुअल वैल्यू भी दी जा रही है प्लांट एंड मशीनरी की, जो कि 8,000 है। SLM का फॉर्मूला रिकॉल करते हैं, क्या था, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ब्रैकेट को करने के बाद या तो हम डिवाइड कर देते हैं लाइफ से, और अगर लाइफ ना गिवन हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में है लाइफ गिवन नहीं है बल्कि रेट गिवन है, तो फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं रेट से। लेट्स रिकॉल, इसको जरा तरीके से देखते हैं कि कैसे होता है SLM। आइए, सो लेट्स रिकॉल हियर द SLM सेज, इसका जो फॉर्मूला है, हम क्या करते थे, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, और फिर अगर लाइफ नहीं है, वैसे तो ये लाइफ आ जाती थी यहाँ पर ना, यहाँ पर लाइफ लिखते थे हम, लेकिन लाइफ इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो फिर अब हमारे पास मजबूरी है, हमें रेट ही से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। व्हेन इट कम्स टू रेट तो मल्टीप्लाई करते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट द कॉस्ट ऑफ, किस पे था ये डेप्रिसिएशन, आई गेस इट वाज द प्लांट एंड मशीनरी। यस, द प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट हम पता करते हैं, दिस मैं इसको सर्किल कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये रही 80,000 इज द कॉस्ट, यहाँ से मैं हटा रहा हूँ इसको ताकि गंदगी ना हो। 80,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू, द एग्जामिनर हैज ऑलरेडी गिवन अस कि आपके प्लांट की स्क्रैप वैल्यू है। इट इज़ क्वाइट रेयर कि हमें स्क्रैप वैल्यू मिले, लेकिन यहाँ उसने दी है, हम ले लेंगे, ठीक है जी। और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 25%। सो लेट्स डू इट 25% पर एनम से। सो 80,000
minus 8,000 and then multiplying it by 25%. 80,000 minus 8,000 multiplied by 25%. The answer is 18,000. तो this is 18,000. ये आ गया हमारे पास depreciation. ठीक है जी. किसका depreciation है? It's a factory plant. Right here. The factory plant. It's an expense. But since it's a factory plant, the plant is for the manufacturing purpose. So इस expense ने कहाँ जाना है? Manufacturing account पे जाना है. If you are still struggling कि manufacturing account में कहाँ? क्या direct expense no जी. It's a part of factory overheads in our manufacturing account. So I guess it's now completely clear. तो ये adjustment भी हमने बखूबी कर ली. और बैलेंस शीट में तो आपको पता है हमने मुकम्मल कॉस्ट से उसको जो है पूरे डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा. तो अभी 18 मजीद आ गया उसके लिए. चलें, लेट्स मूव अहेड. ये हमने एडजस्टमेंट अच्छे से सॉल्व कर ली है. अगली एडजस्टमेंट पे बढ़ते हैं. The next adjustment is about depreciation is to be charged on office equipment at 40% per annum using RBM, diminishing balance. ठीक है जी. आगे की information, no purchase or sale of fixed asset took place within there. So it means whatever the asset we have right now, यही हमारे पास है. कोई इसमें इजाफा नहीं हुआ और कुछ गया भी नहीं है. खैर, तो इसको सॉल्व करते हैं RBM के मेथड से. ऑफिस इक्विपमेंट पे 40% लग रहा है. RBM के मेथड को भी ज़रा रिकॉल कर लेते हैं, साथ साथ थोड़ा सा रिविजन भी हो जाए. RBM क्या कहता है? कहता है कॉस्ट माइनस वही जो पुराना प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन है, पुराना डेप्रीसिएशन, PFD कह लो इसको, और उसको फिर रेट से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है जी. तो कॉस्ट आइए निकालते हैं. इसकी कॉस्ट ऑफिस इक्विपमेंट की कॉस्ट आ गई 24,000. ठीक है जी, नज़र आ गई बुक में और विजिबल होगी अच्छे से आपको. सो इट्स 24,000 minus PFT इसका provision for depreciation. Let's try to find out. Here we go. It's 15,360. मैंने circle किया है इसको. अब मैं हटा दूंगा. 15,360, right? And then we have to multiply it by the rate. And let's again go and find what rate. It's 40%. 40% से multiply करेंगे. So let's work it out. I hope you are calculating with me. Let's do some calculation. 15,000 minus 15,360. That's right. Multiplied by 40%. 3,456. We have the answer. It's 3,456. 3,456 is the depreciation on what? It's an office equipment. ऑफिस इक्विपमेंट तो ऑफिस में होता है, उसका सारा एक्सपेंस का प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता. इसने कहाँ जाना है? इस डिप्रीसिएशन ने मेरी इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस जाना है, जैसे हमेशा जाता था. ओके, वी आर डन हियर. वी हैव डन इट वेल. तो ये हमने फोर्थ एडजस्टमेंट इसकी की है. लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ एडजस्टमेंट क्विकली. A check for 4,800 was received from a debtor on 31st October 2008. has been omitted in error from the above balances. Okay, एक डेटर की जानिब से हमें चेक मिला 4,800 रुपए का, और हम उसको वो जो बैलेंस आपको गिवन है उसके अंदर उस चेक को, उस पूरी ट्रांजैक्शन को हम शामिल नहीं कर सके. वो ओमिट हो गई हमसे, हम उसको लिखना ही भूल गए. दिस इज टू बी एंटर्ड इन द बुक्स. इसने हमारी बुक्स में जाना है, इस ट्रांजैक्शन ने हमारी बुक्स का हिस्सा बनना है, जो कि नहीं बना. सो लेट्स मेक इट अ पार्ट ऑफ आवर बुक एज वेल. तो एक बंदे ने हमें 4,800 रुपये दिए हैं, वो डेटर था हमारा. तो हमारा डेटर उससे क्या हो जाएगा? अगर वो हमें पैसे दे देगा हमारा डेटर कम होगा, और हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया. तो अब हम रिकॉर्ड कर लेते. तो हमने उस वक्त अपने डेटर्स को कम नहीं करा था. सो लेट्स डू इट नाउ. तो हम चलते हैं डेटर की तरफ, देखते हैं डेटर कितना है. मैं इसको सर्किल आउट कर रहा हूँ. आई होप यू कैन सी 44,250 इज माई डेटर. इट हैज़ बीन सर्किल्ड आउट. ओके जी, बुक में ज़्यादा विजिबल होगा. तो अब मैंने डेटर को, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे. कितना माइनस करेंगे? जो अमाउंट हमें मिल गया डेटर की तरफ से 4,800. लेट्स वर्क इट आउट. 44,250 हमारे डेटर हैं करंटली, 44,250, और उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 4,800. ओके, आई एम वर्किंग इट आउट. इट्स 39,450. आई होप यही आंसर आएगा सबका. हमारे नए डेटर्स हैं 39,450.
स्टूडेंट्स अब इसी डेटर पे सारा काम होगा। अगर आगे जाके डाउटफुल डेट भी आता है तो अब यही डेटर है, तो इसको तो अपनी जिंदगी से हटा दें, ये नहीं है अब हमारे। ठीक है जी, माय न्यू डेटर इज 39,450 और अब हम सारा काम उसी पे करेंगे। चलें जी, तो वी आर डन विद इट। एक और काम भी करना होता है, सॉरी, डेटर ने हमें पैसे दिए, हमने पूरे ही रिकॉर्ड नहीं करे थे ना, तो एक तो इम्पैक्ट डेटर पर आएगा। अच्छा जी, किस फॉर्म में पैसे मिले, क्या चेक पे मिले थे? यस, इट वाज अ चेक, पहली लाइन पे ही लिखा हुआ है यस इट वाज अ चेक। तो मतलब कहाँ गए पैसे? बैंक में गए, वो भी अपडेट नहीं हुआ होगा, यकीनन पूरी ट्रांजैक्शन ऑमिट हो गई ना, तो बैंक में भी पैसे जाएंगे। ऑलराइट, चलें जी, तो बाकी पैसे बैंक में डाल देते हैं। जरा बैंक ढूंढते हैं। ओ नो, 3,600 क्रेडिट, यानी बैंक में तो हालात चल रहे हैं आपके माइनस में, तो आप अपने कैलकुलेटर में लिखेंगे -3,600, उसमें प्लस क्या कर देंगे 4,800। ठीक है जी, अब आप देखेंगे आंसर क्या आता है। बैंक में तो ऑलरेडी क्रेडिट में बैलेंस है, आप आपका रिकॉर्ड बोल रहा है कि क्रेडिट, तो ये इट्स नॉट अ गुड न्यूज। व्हेन यू से योर अकाउंट इज इन क्रेडिट, इट्स अ बैड न्यूज। इसका मतलब है बैंक में, बैंक इज योर लायबिलिटी, बैंक से ओवरड्राफ्ट चल रहा है आपका। तो राइट नाउ यू आर एट -3,600 और उस पर वो चेक आया है डेटर की तरफ से, सो योर न्यू बैलेंस विल बी नाउ इट्स गेनिंग सम पॉजिटिविटी एंड इट्स 1,200, सो योर न्यू बैंक बैलेंस इज 1,200 पॉजिटिव, यानी कि इसको मैं डेबिट लिख सकता हूँ। So now this transaction has been completed. So we are done with 5 transaction of the question. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम। The provision for doubtful debt is to be maintained at 2% of debtors. ठीक है जी, तो हमने डाउटफुल डेट को मेंटेन रखना है 2% पे। आपको पता है डेटर्स चेंज हो गए हमारे, अब वो जो चेंज हुए हुए वो ही लिए जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं डेटर्स कितने हमारे। यहाँ पर जगह बहुत तंग है, हम कोशिश करेंगे इसी के अंदर काम को कर लें। सो लेट्स ट्राई टू डू इट। ये हमने सेपरेट कर दिया। ओके, माय न्यू डेटर्स आर 39,450 एंड माय कैलकुलेशन सेज कि 2% डाउटफुल होगा। ऑलराइट, चले आए देखते हैं ज़रा। 39,450 का 2% लेते हैं। My new debtors are 39,450. I'm going to punch some numbers in my calculator. 39,450. Let me be sure it's 2% or something else. It is 2%. So 39,450 multiplied by 2%. The answer is 789. Okay, that's 789. All right. Okay. My doubtful debt should be, DD should be, मेरा डाउटफुल डेट ये होना चाहिए, ये होना चाहिए मेरा डाउटफुल डेट। ओके, जरा चेक करते हैं कितना है। ओ नो, मिला बुक से, बहुत आसानी से नजर आएगा आपको कि डाउटफुल डेट तो ज्यादा हुए हुए हैं। कैलकुलेशन कह रही है इनको कम करो, कितना कम कर दो कि ये 789 पर आ जाए, ऑलरेडी 800 पर है। अच्छा जी, तो यानी ऑलरेडी हमने 800 पे रखा हुआ है इसको। ऑलराइट, तो ये तो 800 पे गया हुआ है ऑलरेडी, हमें इसको कम करना है। 789 माइनस 800, कितना कम करना पड़ेगा कि ये 800 से 789 पर आ जाए? तो यू कैन पंच दीज नंबर्स इन कैलकुलेटर, यू कैन सी योरसेल्फ। हमें इसको 11 से कम करना है, 11 से डाउटफुल डेट कम हो रहे हैं। ऑलराइट, डिक्रीज इन डाउटफुल डेट, डिक्रीज का केस बन गया ये तो डिक्रीज तो अदर इनकम नहीं होती। यस, इट्स एन अदर इनकम। इस क्वेश्चन में एक और भी अदर इनकम नजर आ रही है मुझे, ये डिस्काउंट रिसीव, मैंने टिक किया उसको, और एक और आ गई अदर इनकम। तो ये तो प्योरली इनकम स्टेटमेंट के आइटम होते हैं और इस बार एक्सपेंस में नहीं जा रहे, बल्कि ये मेरी इनकम बन रहे हैं। सो मेरी 2 अदर इनकम्स आ गई, देयर आर नो एक्सपेंसेस इन द डाउटफुल डेट, और हमारी अदर इनकम आ गई है जो कि मेरी इनकम स्टेटमेंट में जाएगी 11 रुपए से, $11 से। सो आई गेस वी आर डन विद ऑल द एडजस्टमेंट्स। इसमें से कुछ चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग के एडजस्टमेंट में आई थी, हम उसको ज़रा रिकॉल करते हैं। लाइक डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस आए थे, एक डिप्रीसिएशन एडजस्टमेंट में आया था, लेकिन आपके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी उसके अलावा भी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको चलाएं, सारी मैन्युफैक्चरिंग की एक्सपेंसेस निकाल लेते हैं हम इसमें से। जैसे रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग का आइटम है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इन दोनों ने नहीं आना। सेल्स का कोई ताल्लुक नहीं है, डिस्काउंट का कोई ताल्लुक नहीं, ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग का आइटम है। फैक्ट्री मैनेजर सैलरी बेटा, ये भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग का आइटम है, इट्स नॉट माई डायरेक्ट लेबर। ठीक है, इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस, अगेन ये भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का आइटम है। बोथ ऑफ देम आर FOH यानी फैक्ट्री ओवरहेड्स, इन दोनों में से कोई भी डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, इनडायरेक्ट बोल रहा है वो खुद से। ऑफिस सैलरीज का कोई ताल्लुक मैन्युफैक्चरिंग से नहीं, इनकम स्टेटमेंट से। ऑफिस एक्सपेंस नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नहीं। फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी में जो है इसका डेप्री ज़रूर जाएगा। ठीक है जी, बाकी जो है इसमें कोई
मैन्युफैक्चरिंग का आइटम नज़र मुझे नहीं आ रहा. सो नाउ all the adjustments are done. Now you can easily make a manufacturing account from the given information, and once the manufacturing account is done, then we can move on to the income statement and then SOFP. So I hope कि चीज़ें समझ में आई होंगी. If you have any question, you can just text it to me. You can see this question from the books. The question name is Samma Rasha. It's the first question. It's the first full-fledged question. So keep on doing it and let me know of how you have done it. तो इसको हम यहीं पे रोकते हैं and we'll this is kind of a last lecture for our manufacturing thing and we'll move on to the next topic inshallah.